जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो इज़राइल और ईरान के दरमियान एक फ़ैसला कुन मार्का चल रहा है मेरे ख़्याल में, उसके अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स लोगों के सामने आई हैं। उसमें से सबसे अहम मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि एक इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, लेकिन उसको रिपीट कर देते हैं आपके सामने ताकि आप भी जज कर सकें कि ये स्टेटमेंट कैसी है। इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जो रज़ा शाह पहलवी सेकंड हैं, जो बेटे हैं पिछले रज़ा शाह के, जो शाह ऑफ ईरान थे, एग्ज़ाइल में जो मरे, उनके साहिबज़ादे जो अमेरिका में रहते हैं और इज़राइल की और अमेरिका की पैट्रनेज पे ही वो ज़िंदा हैं, और ईरान के जो एक डायस्पोरा है, कम्युनिटी है अमेरिका में और यूरोप में, उनके अंदर जो लिबरल तबका है, जो एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन है, वो उनको पालती है और उनको चलाती है। तो वो बड़े फ़खरिया तौर पे अब टेलीविज़न चैनल्स पे, वैसे तो मेरी ज़ाती राय में तो वो 2-3 साल से बहुत पब्लिक फ़िगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका के और इज़राइल के वो सॉर्ट ऑफ माउथ पीस बनते हैं, एक टोकन ईरानी के तौर पे कि देखो ये वाला भी एक ईरान हो सकता है, मगरबी टाइप का ईरान। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं हमायत करता हूँ इज़राइल की बमबारी की और हमले की, क्योंकि वो इज़राइली हमला जो है वो ईरानी अवाम के ऊपर नहीं है, वो ईरान की इस्लामिक रजीम के ऊपर है। तो पर्सनली तो मैं कहूँगा लानत तो ऐसी सोच पे और लानत तो ऐसी बादशाहत पे कि जो अपनी कौम से इतनी भी मोहब्बत ना करते हो कि इनके मुश्किल वक्त के अंदर वो रजीम चेंज का साथ दे रहे हैं। और ऐसे गद्दारों के लिए मेरी जाती राय ये है कि जो हशर होएगा रोज़े क़यामत, और दुनिया में भी आप देख रहे हैं कि जो गालियाँ खा रहे हैं, चाहे वो ईरानियन कम्युनिटी से हो, चाहे वो आम मुसलमान आदमी से, इवन गैर मुस्लिम लोग जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा क्या शुभदेबाज किस्म का करेक्टर है। प्लस इंटरनेट ने काम किए काफ़ी हद तक, जो ये फिफ्थ कॉलमिज़म है लेफ़्ट की तरफ से, आपको जो ख़ासतौर पे लिबरल्स की तरफ से मिलता है, और कभी कभी लेफ्टिस्ट की तरफ से मिलता है, या एथनिक नेशनलिस्ट की तरफ से मिलता है, जो एक बेटर इनलाइटेंड लिबरल टाइप फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं अपने लोगों को कि हम टुकड़ा काट लेते हैं अपने लिए, जैसे कि बलूचिस्तान है, या हम ईरान को तब्दील कर देते हैं। ये सब जैसे हमेशा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की अपीजमेंट के लिए बैठे होते हैं। ये सब जज्बात जैसे तज्जियाकारों के लिए और आम लोगों का इजहार करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर्स का काम नहीं है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके एक इंटरव्यू पे रीट्वीट करके ये फरमाया, इफ़ इरानियन पीपल आर एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू यू, शो सम बॉल्स एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रजीम। पुट योर मनी वेयर योर आर्स इज, यानी आर्स एस जो होती है, यानी उनके पिछवाड़े की तरफ इशारा है, यानी उनकी तशरीफ मुबारक की तरफ, और ब्लडी पैरासिटिकल इंपीरियल होर। अब इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 गालियाँ मौजूद हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में भी ये गालियाँ, अगर उर्दू में तर्जमा करूँगा तो यकीनन आप सब इस वक्त चैनल बंद कर देंगे और कहेंगे यार कितने बेहया हो चुके हैं ये ऑन वाले, यकीनन आप लोग लाइव नहीं देखते होंगे। ये अब नाज़ेबा कलिमात एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के लिए, एक फॉरेन डिग्नेटरी तो नहीं चले उनको कहेंगे, लेकिन एक पोटेंशियल जो हुक्मरान बन सकते हैं ईरान के अंदर, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, लेकिन एक डिप्लोमेटिक लेवल पे कम से कम आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और हमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप तनकीद का इजहार ज़रूर करें, लेकिन इस तरह की रिस्पॉन्सिबल गालियों भरी बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज ये बहुत नाजेबा थी। गालियाँ नहीं देनी चाहिए ख्वाजा साहब को, लेकिन उनकी तनकीद बिल्कुल एक्यूरेट थी। ख्वाजा साहब ने सिर्फ रिसेंट मेमोरी में कुछ बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स दी थी, वो गौरी और गजनवी और ये सब भी हमारी हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने एनालिसिस करने की कोशिश किया था। एंड आई सस्पेक्ट वो एक पंजाबी नेशनलिज्म की एक अटैम्प्ट थी, बड़ी फीबल और पैथेटिक, जो पश्तून नेशनलिज्म और बलोच एथनिक नेशनलिज्म के जवाब में नून लीग ने कंकॉक्ट की है, या हमारी डीप स्टेट ने कंकॉक्ट की है, अल्लाह बेहतर जानता है। बट वो अफ़गान टेररिज्म और अफ़गान जो हमने एक अदावत पाली हुई है बेजा की, टेम्परेरी, उसको जैसे भड़काने के लिए, उसको जैसे फ्यूल देने के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट अंग्रेज़ी में किया है, तो समझने की बात यह है कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सिर्फ नहीं है, और ये सिर्फ आपको और मुझे इंटरटेन करने के लिए नहीं है। ये जैसे पूरी ईरानियन डायस्पोरा को भी पैगाम जा रहा है, ईरान के अंदर रहने वाले अफराद को भी जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए उनके लिए भी, और जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि रजीम चेंज ना हो लेकिन रजीम के दांत टूट जाएँ, यानी ज़रा रजीम कमज़ोर हो जाए, ताकि हमारे सामने ज़रा वो ताबे होकर हमारे साथ रहे और आजिज़ होकर रहे। तो हर किस्म के जो स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस मुसलमानों में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज अंग्रेज़ी के ज़रिए पैगाम चला गया। दूसरा, ये वेस्टर्न बैकर्स जो हैं शाह पहलवी के, उनको भी पैगाम दिया जा रहा है। मेरी ज़ाती राय है, आजिज़ है, गलत भी हो सकता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर ये हमारी डीप स्टेट की इजाज़त के बगैर ऐसी लैंग्वेज वाले ट्वीट नहीं कर सकते। लैंग्वेज के बारे में इख्तलाफ हो सकता है, शायद इसकी इजाज़त या इसका रिकमेंडेशन ना दिया हो स्टेट ने, लेकिन जो जनरल थीम्स इसके अंदर डिस्कस हुए हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट विलिंग टू अलाउ फॉर एनी रजीम चेंज अपने बैक यार्ड के अंदर,
तो ये तो मेरे ख्याल में हमारी रियासत के अप्रूवल के साथ बात की जा रही है। यानी जो हम इस मौक़िफ़ की ऑन चैनल पे बयान कर रहे थे कि ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ईरान कोलैप्स कर जाए, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ईरान जो है वो उसके अंदर रजीम चेंज किया जाए, और ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि ईरान शिकस्त खुर्दा हो जाए, सर्वाइव कर जाए बट नेगोशिएशंस में शिकस्त खुर्दा हो जाए, और इसराइल जो है वो फिर दोबारा निस्फ सदी के लिए यहाँ पे वाहिद अकेला बदमाश बन जाए ख़ित्ते के अंदर। और बल्कि बढ़ के इससे मैं कहूँगा कि अगर इसराइल के मुकाबले में ईरान एज अ डेटरेंट न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, तो ना सिर्फ ईरान के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा उसके कंधों से कि वो वाहिद सो कॉल्ड मुस्लिम बॉम्ब लेके बैठा हुआ है। और हमारा पड़ोस जो है ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऑल द वे अप टू अज़रबैजान, आर्मीनिया वगैरह, ये पड़ोस हमारा महफूज हो जाएगा। और फिर हम इतने बासलाहियत होंगे कि हम टर्की को भी उस सिक्योरिटी अपरेटस में, और साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया के अंदर हम इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह को इंगेज कर पाएंगे कि आओ एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला एक ब्लॉक बनाएं। कन्फेडरेशन तो बहुत बड़ा ख्वाब है, ज़ाहिर बात है ये इतनी आसानी से पाई नहीं जाती, बट उस सही राह पे हम गामजन हो जाएंगे जिसका ख्वाब सारे मुसलमान देखते हैं। बहरहाल ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट असाइड, ओवरऑल सिचुएशन क्या बन चुकी हुई है इस लड़ाई की, उसको आने वाली गुफ्तगू में देखते हैं। वैसे तो मेरी जाती राय है कि ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट की लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा थी, और ख्वाजा साहब ने कुछ जो थोड़े बहुत पॉइंट्स लूज़ किए हुए थे फरवरी के इलेक्शन की वजह से, जो नून लीग में जनरल एक नाराज़गी है नून लीग से अवाम को कि आपने क्यों पब्लिक मैंडेट को वो किया, लेकिन जब से हिंदुस्तान के साथ झड़प हुई है तो ख्वाजा साहब बैक टू बैक जो है वो जुगतों का बड़ा तगड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। आई डोंट नो एप्ट है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एज ऑफ स्पिन क्रिएट हो गई है, डिप्लोमेसी की गेम चेंज हो चुकी है मार्केट में। साथ में ये एग्री और डोंट एग्री, द डिप्लोमेसी हैज़ चेंज्ड। वो जो कंट्रोल्ड केयरफुल लैंग्वेज थी वो पिछले 20 सालों में इरोड कर गई है। इंटरनेट क्लाउड जैसे मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीम्स, ये जेन जी की अपील, उनकी 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 जैसे सेंसिबिलिटीज़ को कैप्चर करना, ये सब जैसे मतलब जैसे इसकी जो लैंग्वेज है ना, जैसे वो चैट जीपीटी में पंजाबी में गालियाँ दी ख्वाजा साहब ने और कहा कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, फिर मज़ा नहीं आया, उन्होंने कहा मेक इट मोर रेडिट, नहीं मेक इट इवन मोर रेडिट, इनफैक्ट मेक इट इवन मोर रेडिट एंड ट्विटर। जैसे वो इवन लैंग्वेज भी वो ना जैसे वो ट्विटर रेडिट टाइप की सब बच्चों की लैंग्वेज होती है। तो डिप्लोमेसी की एवोल्यूशन के साथ पाकिस्तान की भी कुछ डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन नज़र आनी चाहिए। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, आई एम नॉट इंटायरली हैप्पी विद इट, बट नाराज़ भी नहीं हूँ मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ टैक्स पेयर। मतलब ठीक है, गालियाँ देनी चाहिए इसको, ये कौन है लूज़र गया रज़ा शाह सेकेंड। अलबत्ता जो ओवरऑल एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड पाकिस्तान का और ईरान का दोनों का है, जो बड़ा एक पेशेंस का और बड़े कि हम बड़े मच्योर नेशन स्टेट्स हैं और हम इंटरनेशनल लॉ को ओबे करते हैं और हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम एस्केलेशन लैडर को जल्दी नहीं चढ़ते, इंडिया को हमने ग्राउंड कर दिया एयरफोर्स को, लेकिन हमने बहुत कोई सीरियस डैमेज नहीं किया, हमने बड़ी कंट्रोल्ड वो सारी की मामला। ये सब मेरे ख्याल में एक गलत पॉलिसी ईरान और पाकिस्तान परसू कर रहे हैं कि हम यूएन में जाएंगे और हम डिमांड करेंगे जिनेवा कन्वेंशन नंबर 32B को वायलेट किया गया और 64C, और ये सब नहीं, ये सब अब बेकार और बेमायनी बातें हैं। इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जो कंटिगुअस लैंड टेरिटरी को नहीं मानती, यानी ना अपने साथ वाले बॉर्डर्स को मानती है, उसका कोई एक डिफाइंड सॉवरेन बॉर्डर नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो एक टोटल डोमिनेशन वाली है, वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेती है, उसका बिल्कुल भी कतन कोई इरादा नहीं है, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन उसका कोई जैसे एक डिफाइंड मतलब वो नहीं है, कोई रूल बेस नहीं है, कोई ऑपरेशन का वो नहीं है, कोई कवायद नहीं है। वो इनफैक्ट वैसे तो हस्ब मामूल एक्ट कर रहा है, वो तनसीबात को भी टारगेट कर रहा है, अस्करी वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहा है, वो न्यूज़ का जो सबसे बड़ा हेड क्वार्टर है तेहरान में उसको भी उन्होंने टारगेट कर दिया वहाँ पे, वो सारी फुटेज तो आपने देख लिया है। उसके लिए सिविलियन मिलिट्री ये सब जैसे इनडिस्टिंग्विशेबल है, और वो फ़खरिया ओन करता है। वो ये नहीं कि उसने कहा कि यार इसके नीचे को बेसमेंट में कोई कैंप था, उसने ये नहीं कहा कि यहाँ नीचे इन्होंने कोई बम छुपाए हुए थे, उसने कहा कि ये प्रोपेगेंडा का सेंटर है, इनका हमने उड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन
सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। सो जो इजराइल का एटीट्यूड है और साथ ही साथ हिंदुत्व वाले हिंदुस्तान का जो एटीट्यूड है डिप्लोमेसी को लेके, मैं भी मिसाल देता हूँ। जैसे ही मोदी को थोड़ी सी ज़रा एक कोल्ड शोल्डर मिला टर्की से इस झड़प के अंदर, तो वो फ़ौरन जाके साइप्रस पहुँच गए हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ऑटोमन एम्पायर की और टर्की की, जो उनके हक में आती है। लेकिन वो ग्रीक जो सेपरेट आइलैंड्स हैं वो कहते हैं हमारे हैं, साइप्रस अपनी एक आइडेंटिटी क्लेम करता है और टर्की कहता है ये हमारा है। तो वो वहाँ जाके उनका और तीनों मुल्कों को पोटेंशियल सिक्योरिटी, जो ग्रीस है, आर्मीनिया है और साइप्रस है, उनके साथ पोटेंशियली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, उनको इंडियन इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये ओपन अप थ्रेट्स की डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। तो ब्लॉक बिल्डिंग तो वाजे हो गई है, ब्लॉक बिल्डिंग तो वाजे हो गई है। अब इसके अंदर पाकिस्तान जैसे शर्माने वाला जो वो जो एक रोल अदा कर रहा है ना, मेरे ख्याल में वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं है। थोड़ा सा खुल के खेलने का वक्त आ गया। तो बहरहाल जंग की सीरियसनेस को जो है ना, आपने देख लिया है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग को भी हमारे यहाँ लिबरल्स ने और लेफ्ट ने ठट्टे और मिजाम में मिलाने की कोशिश की, ही हा हा हु, बिकॉज वो 20 साल से एक बकवास नैरेटिव बना रहे हैं कि लड़ाई तो हो नहीं सकती, लड़ाई तो हो नहीं सकती, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, बिजनेस करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट करो, कम्पीट करो बिजनेस के अंदर। इसी तरह ईरान के साथ भी ये मामला होता है कि यार हमारा क्या देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन कर लें, ये कर लें, अम्मी कर लें, फूफी कर लें, ताई कर लें, सब तमाशा। अभी ये दिफाई जो वज़ीर दिफा है इजराइल का, उसकी ये ट्वीट है, वो इशारा और फ़ारसी में ट्वीट किया उसने, और उसने कहा है कि जो खामनाई है उसके साथ भी हम यही हाल करेंगे, तुम्हारे पड़ोस में भी ऐसे कोई मामला होता, हम डिक्टेटर के साथ ये करते होते हैं। हालांकि एक भी इजरायली फ़ौजी कभी इराक में मैदान में नहीं उतरा, वो अमेरिकनों के ज़रिए ही कराया गया था, और इसमें भी ये इशारा छुपा हुआ है। तस्वीर है एक अमेरिकन सिपाही की, और उसने जकड़ के पकड़ा हुआ है, अभी टनल में से जहाँ छुपे हुए थे सद्दाम हुसैन साहब, उनको निकाल के मुक्के शुक्के मारे में उनके मुंह से खून भी आ रहा है, और जैसे जलील करके जैसे जंजीर में पकड़ा हुआ है हमारे हुक्मरान को। वो जैसा था वैसा था, जालिम था, हमारा हुक्मरान था। एक ओनरशिप की सेंस होती है। तो वो बताना ये चाह रहे हैं उनको कि तुम में भी ऐसे हम पकड़ के जकड़ के जैसे कुत्ते वाली ट्रीटमेंट करके टीवी कैमरे पे ला के तुम्हारी हम सज़ा देंगे, तुम्हें फांसी दे देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। ये ईरानी लोगों को वो पैगाम दे दें। ईरान अब अपने एटलीस्ट इस रेंडिशन में जिस तरह है, ये आखिरी मार्के में आ चुका है, और ये फैसला कुन मार्क है। नादान लोग कहते हैं कि उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, उसको ये कर लेना चाहिए, उसको वो कर लेना चाहिए, वो नेगोशिएशन मान ले। जनाब, ना अमेरिका नेगोशिएट करना चाहता है, ना इजराइल नेगोशिएट करना चाहता है। नेगोशिएशंस और टॉक्स सिर्फ एक रूज थे उसको बिजी रखने में, और इजराइल ताकि थोड़ी बहुत कैपेसिटी अपनी रीगेन कर ले जो उसने लूज़ की थी अपनी लड़ाई हज़बुल्लाह, हमास वगैरह के साथ, उसमें और अंसारुल्लाह के साथ। ईरान टारगेट नंबर 1 काफ़ी देर से है इजराइल के और अमेरिका के रडार पे। कम से कम ये वो 8 मुल्कों के अंदर है जिनको जो अमेरिकन पेंटागन का प्लान था, जिसके अंदर बाय द वे पाकिस्तान भी शामिल है, जिनको रीजन में डिस्टेबलाइज करना लाजिम है ताकि इजराइल जो है वो ख़ित्ते में बेताज बादशाह बन के वो अपना तसल्लुत जमा सके, यहाँ से लेकर सिंध के दरिया तक, और उस साइड पे वो नॉर्थ अफ्रीका के साहिल तक वो मेडिटेरेनियन का और इस पूरे टेरिटरी का वो बादशाह बन जाएगा, और जदीद दौर का एक एम्पायर होगा वो अमेरिका का, एक वैसल एम्पायर, जिस तरह रोमन्स के फिनिशियंस थे मिसाल तौर पे। फिर एक ज़माना आया था फिनिशियंस के भी आगे थे, वो छोटे एम्पायर से वो चला रहे थे, यानी उनका भी आगे वैसल था। इजराइल के केस में वो यूएई है, जैसे अमेरिका है उसके नीचे इजराइल है, उसके नीचे यूएई है, जैसे एक पूरी एक उन्होंने लाइन चलाई हुई है। तो बहरहाल ये पैगाम उनकी तरफ से आया है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स भी थे, जैसे टकर कार्लसन, एक्स फॉक्स न्यूज़ एंकर, जिन्होंने तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप पे, इसमें स्टीव बैनन भी शामिल हैं, जो लोग बड़े एक नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, अपने आप को नियो ब्रांडाइसियंस कहते हैं। ब्रांडिस एक सुप्रीम कोर्ट जज थे अमेरिका के, जो एक मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और कुछ कंजर्वेटिव गवर्नेंस की कुछ पॉलिसीज़ का एक मिक्स बना के एक निज़ाम चाहते थे अमेरिका के अंदर। बहरहाल उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये आप समझे बड़े अल्ट्रा पेट्रियट लोग हैं जो फोकस करना चाहते हैं अबॉर्शन के ख़िलाफ़ तहरीक, ताकि
अमेरिकी वाइट अवाम की तादाद बढ़े। वो फोकस करना चाहते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों के ऊपर, ताकि अमेरिका जो है वो दोबारा इंडस्ट्री खड़ी कर सके और काम पे लगे, सारी जॉब्स जो चाइना चली गई हैं। और ये लोग सबसे बढ़ के फोकस करना चाहते हैं कि आइसलैंड, ग्रीनलैंड से लेकर मैक्सिको के जो गल्फ ऑफ अमेरिका है वहाँ तक एक नई इनविजिबल लकीर खड़ी करें और अमेरिका को वहाँ महदूद करके सिक्योर करें बाकी दुनिया से, जहाँ दरिंदे रहते हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो ये एक और किस्म की सोच थी अमेरिकन डीप स्टेट की, और उनके बड़े चीयर लीडर्स भी थे, टकर कार्लसन, स्टीव बैनन वगैरह। और ट्रंप के साथ इनका वादा या डील ये थी कि तुम यही सब काम करोगे। लेकिन ट्रंप की अपनी भी कुछ लॉबीज़ और अज़ाइम है, उनमें से एक बड़ी लॉबी जो है वो इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी है। ज़ायनिस्ट लॉबी ये चाहती है कि ट्रंप जो है वो इंटरवीन करे, और मेरे ख्याल में उसने काफ़ी ख़तरनाक जाल बिछाया है, जो ये नेगोशिएशंस के साथ करना, उसका ड्रामा टाउट करना, नेतन्याहू से एक नाराज़गी फेक सी पाल लेना। जैसे उन्होंने एक जाल बिछा के उसमें ईरानियों को ट्रैप किया और उनकी एक मेजर लीडरशिप को शहीद कर दिया, उनकी तनसीबात को तबाह कर दिया, उनको काफ़ी डैमेज दिया। और अब जो ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम्हें डील ले लेनी चाहिए, वो लैंग्वेज है डिप्लोमेटिक, उसके अंदर कोई एक्चुअल हकीकत नहीं है। वो आमतौर पे आपको पता है हमारे यहाँ जो अहले हदीस और सलफ़ी तबका होता है वो लिटरलिज्म के आदी हो जाते हैं, तो वो डिप्लोमेसी में भी समझते हैं कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें मान लेना चाहिए था, तो वो उसको मिन नोन एज हदीस ले रहे हैं कि एज इज़ हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, मतन को। लेकिन यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइन्स करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारे अंदर जो ऐसे एक वहाबियत इंटेलेक्चुअल सरायत कर गई है ना, कि जो हम पढ़ते हैं आंखों के सामने, उसी को जैसे मिन नोन रिपीट कर देते कि लो ट्रंप कह तो रहा है, अभी भी मान लो। ईरान के पास एक ही रास्ता है बाकी, फाइट फाइट फाइट। और फाइट भी ऐसी कि दुनिया को याद दिला दे कि ये इराक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, चाइना की जो एम्बेसी खाली करवाई है तेहरान में, उन्होंने जो ट्वीट किया इसराइल की दिफाई मिनिस्ट्री ने, ये जो बात, और कि तेहरान से सब लोग जो हैं सिविलियन भाग जाएं, ये पैगाम उन्होंने तब भी दिया था। और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो बगदाद में हुआ था, जो रात के वक्त इन्होंने फिर ब्रूटल कारपेट बॉम्बिंग की थी बगदाद की, ताकि वो शहर कभी दोबारा खड़ा ना हो सके, और आज तक खड़ा नहीं हुआ दोबारा, वो तेहरान के साथ मामला होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हफ्ते में एक प्री प्लान्ड, एक कुछ महीनों से चल रही थी तेहरान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कुछ मतलब एक काम से मुतल्लिक, बिजनेस से मुतल्लिक। मैं उसको अटेंड करना चाह रहा था और मैं देखना चाह रहा था तेहरान को। मैं मजाक भी किया करता था कि यार देख लो, इससे पहले ये अमेरिकन और इसराइली चाट दौड़े। लेकिन अल्लाह की करनी ये कि शायद वो अभी मौका लबे बाम था और रह गया। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। पाकिस्तान, इस्लामी ममालिक अगर सहारा देंगे और अगर ईरान स्टैंड करेगा, क्योंकि सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि जैसा इराक की आर्मी डिसबैंड हो गई थी, वो भाग गई थी, वो लड़ाई से मैदान कूच कर गई थी। फिर नॉन स्टेट एक्टर, आम अफराद जिनको किसी रियासत ने इजाज़त नहीं दी जिहाद के लिए, उन्होंने गिरोह बंदियाँ करके, फ़ौज से भगोड़े, मुख्तलिफ लोगों को जमा करके लश्कर बनाए थे और इराक में अमेरिका का मुकाबला किया था, आखिरी आदमी तक फलूजा के अंदर, ठीक है ना। और वो हम मुकाबला ईरान से भी कर रहे थे, और ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस से भी, और अमेरिका की फ़ौज से भी, और अमेरिका के नेटो एलाइज से भी। तो वो बड़ी एक लूजिंग बैटल थी, और वो बड़े खौफनाक 20 साल हैं मुसलमानों की इस खित्ते में तारीख़ के, और आज तक इराक उससे रिकवर नहीं किया। क्या आप ईरान के लिए भी यही चाहते हैं, अपने पड़ोसी के लिए भी? गरमाइश इराक तक आई, आप चुप रहे। गरमाइश अफ़गानिस्तान में आ गई, आप हामी बनकर चहचहाने लगे, उनके साथी बन गए अमेरिकनों का कि हम भी बताएं सर, डू मोर डू मोर डू मोर। ठीक है, आपने दोगली पॉलिसी रखी, आपने अंदर अंदर मदद भी की, लेकिन क्या ईरान की बारी ये काफ़ी होगा? क्या बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच सेपरेटिज़म है, कुर्द सेपरेटिज़म है, ईरान के अंदर जो इतने ज़्यादा एथनिक स्ट्रगल्स और ग्रुप्स हैं, क्या हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या तेहरान के अंदर आके यहाँ पे एक रजीम बैठ जाए? आपसे ANA की गर्मी नहीं बर्दाश्त हुई, हामिद करज़ई की गर्मी नहीं बर्दाश्त हुई, आपसे अमरुल्लाह साले जैसे फ्राडियों की गर्मी नहीं बर्दाश्त, वो क्या नहीं झटक के कमरों से निकाल दिया करता था। आपसे वो इस वाले का क्या नाम था, जो ये चमूना जो था नया वाला, जो लास्ट गया अफगानी, अशरफ गनी अशरफ गनी नहीं बर्दाश्त हुआ आपसे। तो आप तेहरान के अंदर इस सांड को बर्दाश्त करेंगे जो ये इम्पीरियलिस्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सो पाकिस्तान को स्टैंड करना पड़ेगा ईरान को, लेकिन उससे पहले ईरान को स्टैंड करना पड़ेगा, और उस स्टैंड का एक ही वाहिद हल है। वो क्या है जनाब? बता दें। सीस्तान में कोई तकड़ा किस्म का ज़लज़ला आना पड़ेगा। डू यू थिंक दे हैव द गट्स? सैंक्शंस भी बर्दाश्त कर ली यार, भूख नंग बर्दाश्त कर ली ईरान ने। अब डू यू थिंक दे विल टेस्ट इट और नो? हाँ, दे नीड 6 months. They don't have 6 months.
देखो, दिस वन ऑफ 3-4 ऑप्शंस। ईरान कैपिचुलेट्स, सब कुछ गिव अप कर देता है, रिजीम कोलैप्स कर जाती है ईरान के, फिर भी टुकड़े हो जाएंगे। ईरान लड़ाई करता है बट टेस्ट नहीं कर पाता, वो लड़ाई लड़ेगा, इसराइल को इंगेज करेगा, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कोई नहीं आएंगे, इसराइल और अमेरिका सिर्फ बम्बारियाँ करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ बम्बारियाँ करेंगे, सिर्फ हलाकतें करेंगे। ईरान डेस्परेट मोड में जाएगा, सुइसाइड मिशंस होंगे इसराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, हर किस्म के वो हमले करेगा, अरब के साहिल के ऊपर, पर्शियन गल्फ के ऊपर, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी को केओस के अंदर डाल देगा। लेकिन इवेंचुअली इनेविटेबली फिर भी थम के बिल्कुल जैसे एक वो उसमें वो स्लो पोजीशन में आ जाएगा। और तीसरी ऑप्शन ये है कि वो टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। इफ़ दे डू द टेस्ट, इफ़ दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम। ये सूरत हाल है। मैं कैन नॉट गेट अगलियर देन दिस, इससे ज़्यादा अगली नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा खौफनाक नहीं हो सकती मुसलमानों के लिए सूरत हाल, और इससे ज़्यादा संजीदगी ये नहीं रिक्वायर करती देन एवर बिफोर। इस लम्हे के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किरदार पीटीआई की जो नाराज़ ग्रुप है, वो पीटीआई के अंदर भी नाराज़ ग्रुप हैं जी साथ साहब, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, होश के नाखुन लें। जो आपने तमाशा किया है अमेरिका के अंदर, चीफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल साहब वहाँ आए थे, आप उनसे डिसएग्री करते हैं, हम भी डिसएग्री करते हैं। जेल में इमरान खान को नाजायज़ डाला हुआ है, अपोजिशन पे क्रैकडाउन नाजायज़ किया हुआ है, बलोच इशू प्रॉपरली नहीं हैंडल हो रहा, बलोच एथनिक नेशनलिज्म जो है उसकी जो पीसफुल फेसेस हैं उसको पीसफुली डील करना चाहिए, चालाकी से डील करना चाहिए। काफ़ी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो आपने किरदार अदा किया अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर, आप में और रज़ा शाह पालवी सेकंड में कोई फ़र्क नहीं है। माजरत के साथ, आपका मुल्क मौत के दहाने पे खड़ा हुआ है। आप तब भी बंदर नाच कर रहे थे, डिजिटल बंदर, वैसे अली मिर्ज़ा साहब ने सही बात की थी, अली भाई ने, डिजिटल बंदर तब भी नाच रहे थे और आप अब भी नाच रहे हैं जब आपका पड़ोस बिल्कुल आग के दहाने पे खड़ा हुआ है, मौत के दहाने पे खड़ा हुआ है। तो माजरत के साथ, अगर आप भी रज़ा पालवी सेकंड जैसे हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान में मैं आपको कहना चाहूँगा, यू इम्पीरियलिस्ट।